जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 में भाग को भी कवर करते जाएंगे, आपका अनुच्छेद भी कवर हो जाएगा और भाग भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में भारतीय संविधान का किया गया? तो आर्टिकल 1 में किया गया। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। और नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान यह कौन करेगा? यह अधिकार किसे दिया गया? तो यह अधिकार दिया गया है संसद को। देश की जो सर्वोच्च हमारी विधायिका है उसका क्या नाम है? संसद है, तो उसी को यह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन का प्रावधान करेगा। कौन करेगा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान? तो यह करेगा संसद। तो यह भी अधिकार संसद को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। पहली और चौथी अनुसूची भी आपको जानना है कि पहली अनुसूची यानी शेड्यूल क्या है। फर्स्ट शेड्यूल हमारा किससे रिलेटेड है? तो 28 राज्य और 8 जो संघ शासित प्रदेश है उसका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश है उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो उल्लेख है वह किस में किया गया? चौथी अनुसूची में किया गया। तो इसमें क्या प्रोविजन है अनुच्छेद 4 में? तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 4 में किया गया। ये था भाग 1। अब हम लोग भाग 2 को देखेंगे जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। कहां से कहां तक इसमें अनुच्छेद दिया गया? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में उल्लेख था? तो याद रखना है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। याद रखना है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 6 में है। और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 8 में। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का जो प्रावधान है, यानी स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है अगर कोई आप विदेशी नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 9 में यह कहा गया। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार बने रहना, यह कहता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन का प्रावधान यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 11 में है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा है। एक तो ये भाग 9 का आपको याद, अनुच्छेद 9 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह अनुच्छेद 9 में कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे कि मौलिक अधिकार के से रिलेटेड कौन कौन से जो आर्टिकल है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि टोटल जो मौलिक अधिकार रही हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो अक्सर एग्जाम में आता है, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो जैसे मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद इसमें दिया गया? भाग 3 में। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये भाग 3 में दिया गया है।
ठीक है, तो आइए एक एक कर हम लोग आर्टिकल को देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की जो विधियां है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 13 में। अब हमारा याद रखना है कि 6 जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था 1978 में, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में कितना फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार है, तो याद रखना है 6 मूल अधिकार है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहाँ, कौन सा है हमारा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में कहां से कहां तक दिया गया, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में वह समानता का अधिकार उसे कहा जाता है। ठीक है, और ये मूल अधिकार हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो याद रखना है यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो समानता का अधिकार में पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, तो यानी विधि के समक्ष समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 14 में। अब यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 14 से, कि अनुच्छेद 14 में 2 चीज है, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, यानी समता और संरक्षण। समता और संरक्षण का जिक्र यहाँ पर किया गया। तो समता जो है हमने कहाँ से एडॉप्ट किया, तो यह हमने किया है ब्रिटेन से। कहाँ से किया, ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण आपसे पूछा जाए कि कहाँ से एडॉप्ट किया है, तो यह हमने किया यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 करता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह बताता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 बताता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के अवसर में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, यह कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो यह बताता है अनुच्छेद 16। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और भी आपको याद क्या रखना है कि वैसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह भी सवाल आजकल आ रहा है, तो याद रखना है। मैं यहाँ पर नोट डाउन करके लिख दे रहा हूँ, वैसे कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो याद रखना है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त फंडामेंटल राइट है, याद रखना है। जितने उसके बाद आप जितने भी आर्टिकल देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स है, यानी मूल अधिकार है। केवल भारतीयों को अगर प्राप्त पूछा जाए कि कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 रट लीजिए। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। तो ये जो अनुच्छेद 15 आप देख रहे हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 बताता है। 16 क्या है, लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता है, यह भी जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 17 में। कई बार सवाल आ चुका है यहाँ से। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 18 में। फिर अब हम लोग दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद इसमें दिया गया, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अनुच्छेद 19A को देखेंगे, जो कि क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19A क्या कहता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19A में यह प्रोविजन इसका किया गया है। ठीक है, और याद क्या रखना है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो उसका भी जो उल्लेख है इसी आर्टिकल के तहत है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 19B क्या कहता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार हम लोगों को दिया गया, यानी भारतीय नागरिकों को केवल यह दिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19C क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 19D क्या कहता है, देश के किसी भी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता का प्रावधान है, इसमें अनुच्छेद 19D में अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 19E क्या कहता है, आप सोच रहे होंगे कि D के बाद F कहाँ गया, अनुच्छेद 19F कहाँ पर गया। ठीक है, ये एक्चुअली ये सब जो है ना, ये सब स्मॉल में, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c कैपिटल में लिखा गया, सॉरी इसके लिए, D और ये E और ये F। अनुच्छेद 19F क्या हो गया,
तो अनुच्छेद 19F जो था वह संपत्ति के अधिग्रहण से था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इससे फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पर एक गैपिंग है, डी के बाद ई आ गया, क्योंकि एफ जो था संपत्ति से रिलेटेड था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के बारे में अगर हम देखें तो यह क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत यह कहा गया। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्मॉल जी कर लीजिए। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है अनुच्छेद 19 में। फिर क्या है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो प्रोविजन दिया गया है, यानी अधिकार जो दिया गया है, वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 20 में है। फिर इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है सवाल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार, ये सब जो अधिकार आपको मिला हुआ है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया, तो याद रखना है यह दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, फिर अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है, तो यह तो सबसे पहले आपको याद रखना है यह कौन सा अधिकार है, तो यह शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21A ये कैपिटल में है, ना कि स्मॉल में, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21A कैपिटल में है। ठीक है, और इसे जो है कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 2002 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि किससे रिलेटेड है, शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 22 क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का जो प्रोविजन है, यानी अधिकार दिया गया है, वह किस अनुच्छेद में, तो वह है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने आर्टिकल है, तो याद रखना अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो आइए दोनों आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 कहता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, यानी जबरन आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत आपको यह अधिकार दिया गया है, संरक्षण आपको इसमें प्राप्त है। अनुच्छेद 24 क्या करता है, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध, यह जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 हमें बताता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा है, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक इसमें आर्टिकल है, याद रखना है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो दिया गया है वो कौन सा अधिकार है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कितने आर्टिकल हो गए, 25, 26, 27, 28। तो ये 4 जो आर्टिकल इसमें दिए गए हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। एक एक कर हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ होने का काफी ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि कोई भी धर्म को आप अंतःकरण कर सकते हैं और किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत है, तो यह है आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत है, तो यह है आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड कराया गया है, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो यह है अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, मतलब 25, 26 मैंने बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 25 है, 26 है, 27, 28 है, ये भारतीय और विदेशियों दोनों को ये जो है अधिकार दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ये कर सकता है, कोई भी भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स संबंधी स्वतंत्रता जो दिया गया वो किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 27 में है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। फिर अनुच्छेद 28 क्या है, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट। हालांकि चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जो सवाल आ रहे हैं यही सारे 27 और 28 से ही आ रहे हैं। याद रखना है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य किसी को नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह दिया गया है,
प्रावधान किया गया, तो याद रखना अनुच्छेद 28 के तहत। तो ये हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं, और ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, याद रखना है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। तो आइए 29 और 30 को देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 29। क्या अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं? अपना शैक्षणिक संस्थान संचालित कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत, याद रखेंगे। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि हमारा लास्ट भी अधिकार है। कौन सा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 क्या हुआ? तो आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 31 क्या हो गया? तो अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसे कहां पर रखा गया? तो याद रखना इसे रखा गया भाग 12 में 301 के तहत, यानी 300 क के तहत भी याद रख सकते हैं आप, इसके तहत इसको रख दिया गया। ठीक है, इसलिए वहां पे 31 ना कर डायरेक्ट 32 आया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 32 में जो 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। कौन कौन सा रीट है सभी को मालूम होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और क्या है? और क्या है एक नाम? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि और इसमें क्या नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हो गया हैबियस कॉर्पस, याद रखना है। परमादेश मतलब हो गया मैंडेमस, प्रतिषेध लेख मतलब हो गया प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण का अर्थ हो गया सर्सियोरी, अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या हो गया? को वारंटो हो गया। ठीक है, आपने 5 प्रकार का रीट पढ़ा होगा। तो इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 32 के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 33 क्या? देखिए नॉर्मली जो लोग है 32 तक ही रट कर छोड़ देते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर भी जो है यहीं तक रटवा देते हैं, क्योंकि इसके आगे नहीं वो बढ़ पाते। 33, 34 और 35 को वो कवर नहीं कराते हैं। लेकिन आपको इन आर्टिकल को भी कम से कम जान लेना चाहिए अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। ये है इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लेंगे। ये सवाल आया है यहाँ से कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत उसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 33 के तहत उसे प्राप्त है संसद को। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि सैन्य क्षेत्र, ये भी सवाल जो है आ चुका है, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान है। यानी कहीं पे सैन्य क्षेत्र या कानून कहीं पे लगा हुआ है, यानी सैनिक कह सकते हैं आप कि कोई सैन्य क्षेत्र है, तो वहां पर आपका मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स वो प्रतिबंध लग सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखना है अनुच्छेद 34 के तहत। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान है कि मौलिक अधिकार कहां कहां पर लागू होगा। यह अनुच्छेद कौन बताता है? तो यह बताता है अनुच्छेद 35। 33, 34, 35 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 34 में। सैन्य क्षेत्र में या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 34 में किया गया है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 35 में किया गया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम लोग भाग 4 को कवर करेंगे। भाग 4 में क्या है? DPSP है, जो कि कहाँ से हमने ग्रहण किया है? तो यह लिया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने अपने संविधान में इसे जगह दी है।
और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है डीपीएसपी का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वह दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आइए एक एक कर हम लोग सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जिस तरीके से आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया था, उसी तरीके से अनुच्छेद 36 में भी राज्य को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है कि राज्य का अर्थ क्या होगा, यह बताया गया 36 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आया हुआ है दोस्तों कि नीति निर्देशक जो तत्व है वह न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी अगर कोई नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो यह अनुच्छेद 37 बताता है हमें। अनुच्छेद 38 क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। लोक कल्याण की अवृद्धि के लिए क्या करेगा, राज्य व्यवस्था करेगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया, अनुच्छेद 38 में। राज्य के कर्तव्य, यहाँ पे नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य को कर्तव्य निभाना है कि राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए व्यवस्था करेगा अपने अपने राज्य में। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह कहा गया आर्टिकल 39 में, यानी आर्टिकल 39 में यह कहा गया है। तो यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, यहां से ये जो है अनुच्छेद 39 में कहा गया। और ये याद रखना है कि समान न्याय, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह किस आर्टिकल में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 39A ये आर्टिकल है, ना कि सब आर्टिकल है, याद रखना है। आर्टिकल 39A ये कंप्लीट एक आर्टिकल है। 39A कैपिटल ए, 39 कैपिटल ए में प्रावधान क्या किया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन इसमें दिया गया है। और इस आर्टिकल को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो याद रखना है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 39A के तहत इसको शामिल किया गया है। कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, फिर है यहाँ पर अनुच्छेद 40 जो कि किससे संबंधित है, बहुत बार ये आर्टिकल आ चुका है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। फिर है अनुच्छेद 41, इसमें क्या है, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। कौन से आर्टिकल में यह कहा गया है, तो यह कहा गया आर्टिकल 41 में, यानी अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का प्रावधान, यानी प्रसूति सहायता का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 42 में। क्या, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं, यानी मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार जो है, मतलब प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 42 में कहा किया गया है। फिर क्या है, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या है, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है इसमें, किसमें, अनुच्छेद 43 में। क्या कहा गया अनुच्छेद 43 में, मजदूरी और कुटीर उद्योग को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, राज्य इसके लिए कार्य करेगा, ये अधिकार नहीं है, मतलब राज्य को ये निर्देश देने वाला है कि मजदूरों और कुटीर उद्योग को क्या करेगा, राज्य प्रोत्साहन देगा। किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 43 में है। और याद क्या आपको रखना है, 2 आर्टिकल और याद रखना है आपको, एक क्या, अनुच्छेद 43A और एक 43B। अनुच्छेद 43A में क्या प्रोविजन है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। यह क्या है, कामगारों का भाग लेना, किसमें, उद्योगों के प्रबंधन में। ठीक है, और 43B क्या है, 43B क्या है आर्टिकल, अनुच्छेद 43B क्या है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 43B है सहकारी समिति, सहकारी समिति से रिलेटेड है। ठीक है, इस आर्टिकल को कब शामिल किया गया, ये भी सवाल आया हुआ है। तो इसे शामिल किया गया था
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा। और इस सहकारी समिति को यानी 43B को कब ऐड किया गया था, याद रखना है, इसे शामिल किया गया था 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 57वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसी के तहत इसे शामिल किया गया था सहकारी समिति को। एक अलग आर्टिकल जो है डीपीएसपी में जोड़ा गया था, उस आर्टिकल का नाम क्या है, 43B। ठीक है, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा 43B को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया और ये तो काफ़ी चर्चा में ही है। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 45 क्या है, तो अनुच्छेद 45 से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी जो है, शिक्षा का जो जिम्मेदारी है, शिक्षा की जिम्मेदारी होगी, शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वह क्या हो जाएगा, वह राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, क्या किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि बच्चों को क्या करे, वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का क्या करे, प्रोविजन करे। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करे कौन, राज्य। ये राज्य को निर्देश दिया गया है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान करे कौन, राज्य। राज्य को निर्देश दिया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान करे राज्य। अनुच्छेद 47 क्या कहा गया है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य राज्य को सौंपा गया है कि आप क्या करें, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाएं, उनका पोषण स्तर बढ़ाएं। यह किस आर्टिकल में कहा गया, निर्देश दिया गया राज्य को, याद रखना अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 48। इसमें क्या प्रोविजन है, सारे के सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान, तो कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 48 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ चुका है सवाल। अनुच्छेद 48A भी याद रखना, पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। किस आर्टिकल में पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण दिया गया प्रोविजन है इसका, तो याद रखना आर्टिकल 48A के तहत। और इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा। तो याद रखना कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया, 39A जोड़ा गया। उसके बाद क्या जोड़ा गया है, एक 43A जोड़ा गया है अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में। और एक कौन सा जोड़ा गया है, 48A। ठीक है, 48A, ये जो 3 आर्टिकल है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में शामिल किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसे शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों सभी को इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो कौन सा है, वह है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितना भी महत्वपूर्ण स्थान है और वस्तुएं उनका संरक्षण आपको करना है, राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का क्या है, कार्य विभाजन इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा VVI ये आर्टिकल है, ध्यान रखना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में है, तो यह है अनुच्छेद 51। तो ये हम लोगों ने भाग 4 को देखा जो कि डीपीएसपी से था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से था। अब हम लोग भाग 4A, इसे कब ऐड किया गया, तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, भाग 4A को। ठीक है, और किनकी सिफारिश पर, तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, जिसे हम लोग भाग 4A के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। कौन सा आर्टिकल इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 51A। जब जोड़ा गया था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कितना था, 10।
ठीक है। लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया, तो अब बढ़कर वर्तमान समय में फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, तो 11 है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है सवाल। अब आर्टिकल 51A में 11 मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। एक एक कर हम फटाफट सभी को देख लेते हैं कौन कौन सा है, क्योंकि आ रहा है यहाँ से सवाल। फर्स्ट है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, ये ड्यूटीज है, आपको ड्यूटी निभाना है ये, ठीक है। हम सभी को, सभी नागरिकों को ये ड्यूटी निभाना है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है। ये ड्यूटीज है हमारी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका सम्मान करें, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह भी ड्यूटी है हमारी। देश की रक्षा करें और युद्ध इत्यादि की स्थिति में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो दोस्तों, विरुद्ध हो, ठीक है। हमारी सामाजिक होना चाहिए, यहाँ पे सामसिक नहीं होगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। 7 क्या है, पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। 9 क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने में क्या हो, सक्षम हो। और इसे जो है कब जोड़ा गया था, तो यहाँ पर लिखा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्या था इसमें प्रोविजन, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह किसका, अभिभावक यानी जो गार्जियन है उनका क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। अभिभावक का यह क्या है, कर्तव्य है कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा के आप क्या करें, अवसर उपलब्ध कराएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है आर्टिकल जोड़ा गया है, कर्तव्य जोड़ा गया है, याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग भाग 5 को कवर करेंगे। भाग 5 जो है संघ से रिलेटेड है और इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद दिया गया, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। एक एक आर्टिकल को अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, तो अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। जैसे पहला है अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का उल्लेख होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का क्या होगा, यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो याद रखना है अनुच्छेद 52 के तहत। और संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो याद रखना अनुच्छेद 53 बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 54 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, तो याद रखना है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है कौन कौन सा, दिल्ली और पुदुचेरी। कौन, दिल्ली और पुदुचेरी निर्वाचित, इन सभी दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। कौन कौन सा, निर्वाचित बार याद रखना है, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है दोस्तों, याद रखेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है पद्धति दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। यह कौन बताता है, अनुच्छेद 55 बताता है। अनुच्छेद 56 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होगा, अपने पद ग्रहण करने से जिस दिन से वह पद ग्रहण करेगा उसके 5 साल तक जो है वह बना रहेगा अपने पद पर, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 56। 57 क्या बताता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 57 में।
अनुच्छेद 58 है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं किए होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, ठीक है। और किसका, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यह राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या है, ये सब योग्यताएं दिया गया। किस आर्टिकल के तहत ये योग्यता है, याद रखना है, अनुच्छेद 58 के तहत। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 59 में दिया गया। अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61, कई बार ये सवाल आ चुका है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। पूरे संविधान में इम्पीचमेंट शब्द का जो प्रयोग है वह केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है, याद रखना है। और किस आर्टिकल में, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 में। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, कितना, 6 माह। 63 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद, अब यहाँ से उपराष्ट्रपति चालू होता है, ठीक है, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में समझने में आपको आसानी हो। यहाँ से उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। 64 क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVIA फैक्ट्स है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कैसा कार्य करेगा, राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, याद रखना है। किस आर्टिकल के तहत, 65 के तहत, कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख इसमें किया गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 68 क्या है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जो कि कितना है, यह है 6 माह। 69 क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है आर्टिकल 69 में, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 60 में और उपराष्ट्रपति का कितना है, 69 में। 70 में क्या है, अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का क्या किया गया है, इसमें निर्वहन किया गया है। अनुच्छेद 71 क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अनुच्छेद 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 73 में। और ये इंपॉर्टेंट है, VVIA के अनुच्छेद 74 क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री यानी PM होगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया, तो अनुच्छेद 74 में। और उससे भी मोस्ट VVIA आर्टिकल है, इधर आ रहे हैं इससे सवाल, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में 6 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल आपको याद रखना है। ये 5 आर्टिकल कौन कौन सा, जैसे 75(1) हो गया। 75(1) में क्या कहा गया अनुच्छेद कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह कौन सा आर्टिकल बताता है, तो 75(1) बताता है। और ये पता है जिस एग्जाम में आया था उसमें 75(1), 75(2), 75(3), 75(4) ऐसे करके दिया होता है, इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा वो कैसे करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(2) क्या कहता है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। और मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति, बोलते हैं ना कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, तो याद रखना है ये कौन सा बताता है, तो आर्टिकल 75(3) हमें यह बताता है कि मंत्री परिषद जो होंगे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 75(4) क्या कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद
ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75(4) के तहत है। और 5 क्या कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह यानी 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी 6 महीने तक अगर कोई मंत्री लगातार क्या है अनुपस्थित है तो वह मंत्री पद से अपना हाथ धो बैठेगा। याद रखना है किस आर्टिकल में यह कहा गया है? तो आर्टिकल 75(5) के तहत यह प्रोविजन कहा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 76 सभी कोई मालूम होगा, भारत का सर्वोच्च विधि जो अधिकारी होता है, कानून जो अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी कह सकते हैं आप, विधि का अच्छा खासा जो जानकार होता है वो कौन सा होता है? भारत का महान्यायवादी। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो 76 में। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 77 के तहत। ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 77 के तहत कहा गया कि भारत सरकार के कार्य का जो संचालन संबंधी जो उल्लेख है वो किसमें प्रोविजन है? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 क्या करता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक संदेशवाहक की भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री। ठीक है। ब्रिज का काम ये करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच। कौन? प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखना है अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत क्या कहा गया? संसद के गठन। पढ़ा होगा आपने ट्रिक जगह जगह से, स र ला, स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा, ल मतलब लोकसभा। तो संसद के गठन का उल्लेख जो है 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख जो है 80 में, और 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है आपको। 82 में क्या कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। 83 में कहा गया कि संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है कि संसद के सदन का अवधि क्या होगा। ठीक है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता बताया गया कि संसद की सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? तो 84 के तहत। याद रखेंगे। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन संबंधी उल्लेख अनुच्छेद 85 में किया गया। अनुच्छेद 86 में कहा गया कि राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, किसमें कहा गया है? 87 में। 88 क्या है? संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। ठीक है। संसद के साधन जो भी होंगे उसमें मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 88 के तहत किया गया है। 89 में क्या कहा गया? 89 के तहत कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया 89। ठीक है। अनुच्छेद दो जगह है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति में क्या था? याद कीजिए, उपराष्ट्रपति हम लोगों ने देख रखा है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कहा गया 64 में भी, और यही चीज कहा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह कहा गया है किसमें? 89 में। तो 65 और 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है, ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। कि सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 91 में है। अनुच्छेद 92 क्या कहता है कि जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, आ रहा है यहाँ से सवाल, ध्यान रखना है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेंगे इसको, कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में? 93 में। अभी प्रोटेम स्पीकर बना था, उसका नाम क्या था? आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है। जो हाल ही में बनाए गए थे, 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख 94 में। 95 में कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्ति का उल्लेख 95 में किया गया। अनुच्छेद 96 में कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को
हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ये बताया गया अनुच्छेद 96 में। 97 में बोला गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में कहा गया संसद के सचिवालय का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछेगा आपसे कि संसद के सचिवालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 98 में यानी 98 में। 99 में क्या है कि संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है, याद रखना। संसद के सदस्य जो है शपथ लेते हैं, इसका उल्लेख किसमें, तो अनुच्छेद 99 में है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 100 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 100 कहता है संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का इसमें उल्लेख है। कितना होना चाहिए, 1/10 होता है गणपूर्ति, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 100 में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 101 क्या कहता है, संसद में स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है संसद सदस्यता के लिए योग्यता कि संसद का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 105 कहता है क्या कि संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 106 क्या कहता है, सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख इसमें किया गया। 108 तो 108 जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 108। बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, बुलाता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा संयुक्त बैठक की क्या की जाती है दोस्तों, अध्यक्षता की जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 109 क्या है, तो अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और ये तो बहुत बार ये सवाल आ चुका है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। 111 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति दिया गया है। अनुच्छेद 112 ये भी बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बजट आप सुनते हैं जो वार्षिक वित्तीय, हालांकि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसके जगह जो शब्द देखने को मिलता है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत कहा गया। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बजट के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, और आपका लाइक ही जो है दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि एक से एक बढ़कर मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों, जो लोग पहली बार वीडियो हमारे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है 113 में। 114 में विनियोग विधेयक, यहाँ से भी सवाल आ रहा है। विनियोग विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 122 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, यह कौन सा है, तो यह है अनुच्छेद 122। 123 क्या है, अध्यादेश 1 2 3, याद रखना 1 2 3 करके राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 123 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को यह दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या, आइए देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, अनुच्छेद 124 है सर्वोच्च न्यायालय हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ से, ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके। तो अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख, कई बार आर्टिकल आ चुका है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 124 में। न्यायाधीशों के वेतन संबंधी जो प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 126 में क्या है, तो कार्यकारी मुख्य यानी न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख है जो है अनुच्छेद 126 में। 27 में क्या है, 127 में तदर्थ न्याय एडहॉक जो जजेज होते हैं, एडहॉक जजेज की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, 127 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, यहाँ पे न्यायालय छूट चुका है, आप समझ रहे हैं। अनुच्छेद 128 में क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड हो चुके न्यायाधीश की उपस्थिति का उल्लेख
यह अनुच्छेद 128 में कहा गया है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रावधान, ये मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है, ये यहाँ से सवाल बन रहा है दोस्तों, याद रखना है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखना है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक जो है अधिकारिता का उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद 137 क्या कहता है, निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, पुनर्विलोकन। मोस्ट 4-5 वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, और भी वीवीआई जितना मैं बोलूँ उतना वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर ही दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। न्यायिक पुनराविलोकन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो यह है आर्टिकल 137। 143 क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति, ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो याद रखना है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 143 के तहत। अनुच्छेद 144 क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, सहायता में क्या किया जाना, कार्य किया जाना। 148 नियंत्रक, यहाँ से हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहाँ से आ चुका है। तो अनुच्छेद 48 क्या है, तो अनुच्छेद 148 क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148। 149 क्या कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का, यहाँ से भी सवाल आया हुआ है दोस्तों, 1-2 गवर्नमेंट एग्जाम में यह पूछा गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 क्या है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 150 में। अनुच्छेद 151 क्या है, समपरीक्षा प्रतिवेदन राजनीति, यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि समपरीक्षा जो प्रतिवेदन है, ठीक है, तो समपरीक्षा जो प्रतिवेदन है वो उसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 151 में। नेक्स्ट जो है भाग 6 है, भाग 6 जो है राज्य से रिलेटेड है, और यहाँ इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 6 से रिलेटेड है। तो आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 क्या है, तो राज्य की परिभाषा, यानी राज्य को इसमें परिभाषित किया गया है, जैसे आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया था, आर्टिकल 36 में परिभाषित किया गया था, उसी तरीके से आर्टिकल 152 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 153 क्या है, राज्यपाल का उल्लेख है, ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बताता है कौन, ये बताता है 153। अनुच्छेद 154 क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह कौन बताता है, अनुच्छेद 154 इंपॉर्टेंट है ये सब आर्टिकल दोस्तों, दोनों के दोनों ध्यान रखना है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 156 क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 157 क्या है, राज्यपाल की योग्यता बताया गया है इसमें कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 क्या है, राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 158 में। 159 क्या है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया कि राज्यपाल का कौन शपथ दिलाएगा, क्या होगा, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 160 क्या है कि कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, अनुच्छेद 160 के तहत। 161 क्या है, राज्यपाल की क्षमा संबंधी, जैसे वहां पे था 72, यहाँ पर है 161, राष्ट्रपति में था 72 और राज्यपाल में 161, राज्यपाल की क्षमा दान संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 162 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें किया गया। अनुच्छेद 63 क्या है, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। वहां पर हमने आर्टिकल पढ़ा था 74, यहाँ पर है 163 कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, सीएम होगा। वहां पे पीएम होगा, यहाँ पर कौन होगा, सीएम होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता, मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है, मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है कि एडवोकेट जनरल
का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखना है अनुच्छेद 165 के तहत है। ठीक है, 165। अनुच्छेद 166 क्या है? राज्य की सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख अनुच्छेद 166 के तहत किया गया। अनुच्छेद 167 क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। यह भी क्या है? मतलब राज्यपाल को जानकारी, यानी राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री जो है क्या कार्य करेगा? संदेश वाहक का कार्य करेगा। ठीक है, तो यह किस आर्टिकल में है? तो यह है अनुच्छेद 167 में। वहां पर भी हमने प्रधानमंत्री में पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल था? तो वहां था 78। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया कि राज्य के विधानमंडल का गठन। अब देखिए यहाँ पर है विधान, जैसे वहां पे पढ़ा था 79, 80, 81, ऐसे कंपैरिजन करके पढ़िएगा दोस्तों, तो चीजें जो है काफी देर तक आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे था संसद का गठन, इसमें था राज्यसभा का गठन और इसमें था लोकसभा का गठन। तो यहाँ पर है क्या? राज्य के विधानमंडल का गठन 168 में। 169 में राज्य के विधान परिषदों का गठन, वहाँ पे राज्यसभा था, यहाँ विधान परिषद है। वहाँ 170 था, 81 था लोकसभा, यहाँ पर विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद यहाँ पे राज्यों के विधान परिषद का बनना और भंग होने का उल्लेख ये जो है 169 में, और विधानसभा की संरचना का उल्लेख 70 में है, और 71 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। तो यहाँ पर ये थोड़ा एक गैपिंग करके है, याद रख सकते हैं। कोई भी, क्योंकि हर एक राज्य में जो है दोस्तों विधान परिषद नहीं, कुछ ही राज्यों में जो है विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, लेकिन हर जहाँ जहाँ राज्य है वहाँ पर विधानसभा जरूर है। ठीक है, तो कोई भी राज्य में विधानसभा बनेगा या भंग होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो यह किया गया 169 में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है, आर्टिकल 169। अभी आपको बताना है कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख किया गया 172 में। 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं निर्धारित की गई है कि विधानमंडल के सदस्य, अगर आपको सदस्यता ग्रहण करनी है तो कौन कौन सी योग्यताएं आप में होनी चाहिए। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रोविजन है। अनुच्छेद 175 क्या है? राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 177 है सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार इसमें दिए गए हैं। 178 है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। अनुच्छेद 179 क्या है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 है विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्ति। 181 है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से ध्यान में रखना है, दोनों को कंपैरिजन करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का प्रोविजन है अनुच्छेद 183 में। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उप सभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां। ठीक है, उप सभापति के तौर पर कार्य करेगा विधानसभा परिषद में किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 184 के तहत। अनुच्छेद 185 है कि जब सभापति और उप सभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते का प्रोविजन है यहाँ पर। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय है, वहां पर था संसद का सचिवालय, यहाँ पर है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। 187 अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 189 है संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति कितना है? 1/10 था, याद रखना है। तो वहां पर था किस में? आर्टिकल 100 में था, यहाँ पर किस आर्टिकल में है? तो 189 में है। अनुच्छेद 190 क्या है? विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना, रिक्त हो यहाँ पे होगा रिक्त होना। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता बताया गया है।
अनुच्छेद 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया गया है। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। 199 विधानमंडल में धन विधेयक को या यहाँ पर इंपॉर्टेंट, विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा है और विधेयकों की अनुमति किसमें है, अनुच्छेद 120 में। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, दोनों याद रखेंगे। 201 है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। 202 क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे वहां पर आर्टिकल 112 था बजट के लिए, इसी तरीके से राज्यों का भी अपना अपना बजट पेश किया जाता है विभिन्न राज्यों के द्वारा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, 202 के तहत। 203 क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, विनियोग विधेयक वहां पर भी था, यहाँ पर अनुच्छेद 204 के तहत है। 207 है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया। 213 राज्यपाल की, याद कीजिए वहां पर था राष्ट्रपति का 123 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरीके से राज्यपाल 213 के तहत जो है दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। कुछ नहीं करना है, आर्टिकल काफी सिंपल है, 2 को आगे कर दीजिए बस, ये बन जाता है 213। ठीक है, तो वहां पे 123 राष्ट्रपति, यहाँ पर 213 राज्यपाल। 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन, यहाँ से थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे वहां पे 124 था, याद है वहां पे 124 था, याद कीजिए वहां पर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, 2 को आगे कर देंगे तो 214 हो जाएगा उच्च न्यायालय। याद करना काफी आसान है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 215 क्या, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVIA सवाल है, याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 219 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, इसमें उल्लेख दिया गया। अनुच्छेद 220 है अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है किस आर्टिकल के तहत इन्हें दिया जाता है, आर्टिकल 221 के तहत। 222 है न्यायाधीशों का अन्य उच्च न्यायालयों में भेजना। 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 में। 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। 226 उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति, जैसे सर्वोच्च न्यायालय भी रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत, उसी तरीके से उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट भी जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, 226 के तहत। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 से कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख। अनुच्छेद 230 से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर क्या विस्तार। 231 से दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। मोस्ट VVI आर्टिकल है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 231। 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अगेन VVI ये सवाल है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो 233 के तहत। 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण होता है किस आर्टिकल के तहत, 235 के तहत। अब यहाँ पर कुछ नोट करके बातें लिखा गया है कि संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग ख राज्य का उल्लेख था। इसे यानी जो भाग 7 है क्या कर दिया गया, इस भाग को हटा दिया गया। ठीक है, पहली अनुसूची में भाग ख था, राज्य का उल्लेख था, तो ये तो अब खत्म हो चुका है भाग ख का जो राज्य, इसलिए यह भाग भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो भाग 7 नहीं होगा, निरस्त कर दिया गया इसे। हम लोग डायरेक्ट आएंगे संघ राज्य क्षेत्र में, जो कि कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। और ये किस भाग में है ये सभी आर्टिकल, तो भाग 8 में। तो आइए एक एक कर देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल जो है 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का इसमें उल्लेख किया गया है 239 में। 239 का में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का
या दोनों का सृजन करने का प्रावधान 239 क के तहत है। और ये जो है इसमें 4-5 VVI आप लगा लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिल्ली के संबंध में विशेष जो उपबंध है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 239 ए या क का आप बोल सकते हैं, अनुच्छेद 239 क के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 क में क्या है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इसमें उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 239 क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, VVI आर्टिकल है दोस्तों। 240 क्या कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय, संघ राज्य जो क्षेत्र होगा यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होगा उसके लिए उच्चतम न्यायालय क्या होगा, नहीं होगा, इसका जो प्रोविजन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, 143 के तहत। और 242 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो इसे याद नहीं करना। अब जो इंपॉर्टेंट है, भाग 9 को कब जोड़ा गया है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 1992 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया भाग, ठीक है, भाग 9 को, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 तो पहले से था, ये आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 243A से 243O तक, ठीक है, ये याद रखना है। और अनुसूची पूछे कि कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है इसके तहत। इसमें जो भाग 9 में आर्टिकल दिए गए, शुरुआत में 243 एक ही आर्टिकल था जिसमें विभिन्न जो स्थानीय स्वशासन था उसमें परिभाषाएं दी गई थी कि ग्राम स्तर मिडिल स्तर पे कौन कौन सा होगा, इसका परिभाषा दिया गया था 243 में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, इसके बाद 243 से लेकर क से लेकर 243 जो है यानी ए से लेकर ओ तक इसमें आर्टिकल ऐड किया गया भाग 9 में, ठीक है। तो आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। और यहाँ से सवाल जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको 5-6 VVI लगा कर चलिए, क्योंकि BPSC अगर आप देने जा रहे हो तो यहाँ से सवाल जो है BPSC में पूछा गया और पूछा भी जाता रहेगा। याद रखना आपको क्या कि 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 29 विषय है। और इसके बाद आया था 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन वो भी आया था 1992 में, वो नगर पालिका से रिलेटेड है। और उसमें कितना विषय है, तो उसमें है 18 विषय, ठीक है। तो पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय है। अगर मैं पूछूं कि भाग 9 में ये सवाल एक बार बन चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए इस सवाल का जवाब देने कि भाग 9 में कितना आर्टिकल है। ये ऐसा सवाल था कि भाग 9 में कुल आर्टिकल कितना है, तो भाग 9 में किसी ने लगाया 15, किसी ने लगाया 17, किसी ने लगाया 16। तो याद रखना भाग 9 में जो है ये 15 नहीं 17 है। भाग 9 में जो है कुल कितना आर्टिकल है, मैं लिख देता हूँ। भाग 9 में कुल 16 आर्टिकल है। कैसे, एक तो 243 तो एक हो गया, एक आर्टिकल ये हो गया। अब यहाँ से ए से लेकर ओ तक कितना हो गया, 15। तो एक 243 हो गया और ये 15 हो गया ए से लेकर ओ तक, यानी 15 आर्टिकल इधर हो गया। तो टोटल आर्टिकल कितना हो गया, 16 आर्टिकल होगा। तो ऐसे आपको याद करके जाना है, क्योंकि मैंने पूरा चिड़फाड़ पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ से सवाल गलती होने का संभावना नहीं है, ठीक है। अब आइए एक एक कर देखते हैं। जैसे 243A, आप इसको ए भी पढ़ सकते हैं, कैपिटल ए। 243 क में क्या है, ग्राम सभा का उल्लेख इसमें किया गया। 243 ख क्या, पंचायतों का गठन इसमें उल्लेख किया गया। 243 ग क्या है, तो पंचायतों की संरचना बताया गया कि पंचायतों का जो संरचना होगा वो कैसे होगा। 243 घ बताया गया स्थानों का आरक्षण जो है इंपॉर्टेंट है, VVI है, कर लेंगे इसको। हालांकि टोटल आर्टिकल ही इसमें VVI है, कोई भी एक ऐसा आर्टिकल नहीं है जो स्किप करने लायक है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा VVI मैं उसको लगा दे रहा हूँ। 243 घ है, पंचायतों की अवधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 243 च सदस्यों के लिए निर्भरताएं का उल्लेख है। 243 छ में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का इसमें उल्लेख किया गया। 243 ज में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों का उल्लेख है। 243 ज में 243 ज में वित्तीय स्थिति के क्या है, पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 VVI आ गया है। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 243 ज। और इंग्लिश में इसको लिखे तो 243 आई से समझिएगा इनकम मतलब वित्त आयोग का गठन।
243 ईया में क्या है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने का प्रोविजन है 243 ठ में। ड में क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा यह। 243 ढ में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना इसमें है। ये सब आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जो मैंने ऊपर बताया पंचायतों की संरचना, ये सब कम से कम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया 243 एन में, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो ये था भाग 9। अब हम लोग भाग 9, ये जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नया ऐड किया, 73वां बोल रहा हूँ, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक उल्लेख है भाग 9 में, और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो कि किससे रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड। यहाँ से नहीं सवाल पूछेगा, बस ये आपको भाग याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ रहा है। मोस्ट वीवीआई है और वीवीआई काफ़ी ज़्यादा ये वीवीआई है। भाग 9 बी को भाग 9 बी जो कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है, उससे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। किस आर्टिकल के तहत ये बार बार पूछा, किस संविधान संशोधन के तहत ये बार बार पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 97वां जो यानी 97वां संविधान जो संशोधन था 2011 के तहत, उसी के तहत भाग 9 को जो 9 बी को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, जो कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है। कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल है, तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक इसमें आर्टिकल दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम लोग भाग 10 को देखेंगे, जो कि क्या है, भाग 10 में क्या उल्लेख है, तो भाग 10 में भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 2 ही आर्टिकल है, इसमें 244 और 244 ए है के साथ। ये जो ए है ये सब आर्टिकल है, और ये जो ए है मेन आर्टिकल है, याद रखना है, यानी ये ऐड हुआ है बाद में, ठीक है, याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। आप कहीं पर देखते होंगे 15 अगर मान लो 2 लिखा है, तो ये जैसे 15 ए लिखा हुआ है तो ये सब आर्टिकल है, ठीक है, 15 के अंतर्गत जो आर्टिकल आ रहा हुआ, लेकिन ये 15 अगर कैपिटल ए है तो ये अलग से ही एक आर्टिकल है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, याद रखेंगे। तो 244 अलग है, 244 ए अलग है। क्या है इसमें के साथ, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिया गया भाग 10 में, याद रखना है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रोविजन भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 10 में। कहाँ से कहाँ तक, तो 244 से 244 और आर्टिकल 244 ए के तहत। अब हम लोग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भाग है, याद रखना है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है अनुच्छेद 245 से 263 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार इसमें किया गया है। 246 से संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु का उल्लेख इसमें किया गया। 246 में क्या कहा गया, ए में कहा गया, यानी अलग से ये आर्टिकल है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, तो इंपॉर्टेंट है, बीबीआई में कर देना हूँ, जीएसटी से रिलेटेड है ये 246 ए, ठीक है, वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। 247 क्या कहता है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करने की संसद की शक्ति, अगेन बीबीआई है ये। विधान की अवशिष्ट यानी संसद की, लिख सकते हैं संसद की जो है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है 248 में, याद रखना 249 मोस्ट वीवीआई, 4-5 वीवीआई लगा लीजिए। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में राज्य विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, याद रखना है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 249 के तहत। 250 अगेन बीबीआई, यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, इंपॉर्टेंट है बीबीआई, इसको भी 4-5 बीबीआई लगा लीजिए कि अगर आपातकाल की घोषणा लागू हो तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद जो है कानून बना सकता है, किस आर्टिकल के तहत, 250 के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 251 है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के तहत बनाए गए कानून और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता दर्शाता है। 251, 252 अगेन बीपीआई, 4-5 बीपीआई लगा लें इस पे।
दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाए जाने की शक्ति का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल में 252 के तहत है। अब और भी बीबीआई है 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून जो है 253 में है। अनुच्छेद 254 है संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगता, ये भी बताया गया है। 255 क्या है, सिफारिशों और पूर्व प्रतिबंधों से संबंधित अपेक्षाओं की और प्रक्रिया के मामले, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 256 है राज्यों और संघ का दायित्व, ये भी स्किप कर सकते हैं। 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, कुछ मामलों पर राज्यों पर संघ का जो नियंत्रण किस आर्टिकल में 257 ए क्या है, संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों की तैनाती पर राज्यों की सहायता, किसमें 257 ए में। अनुच्छेद 258 क्या है, कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति है, स्किप कर सकते हैं, इसे भी स्किप कर दें, इसे भी स्किप कर दें। 249 क्या प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों का शासन, इसे भी स्किप कर सकते हैं। अनुच्छेद 260 क्या भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार, ये भी स्किप कर सकते हैं। 261 क्या सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है यहाँ। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, 262 के तहत बीबीआई कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अनुच्छेद 263 क्या है, अंतर्राज्यीय, अगेन बीबीआई, 4-5 बीबीआई इसमें लगा लें। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, 263 के तहत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, कहां से कहां तक, आर्टिकल 264 से 301 के तहत। जैसे कौन इंपॉर्टेंट है इसमें, अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख है, अनुच्छेद 266 में, याद रखेंगे, किस में, भाग 12 में। अनुच्छेद 200 कंटेजेंसी फंड का नाम आपने सुना होगा, 267 आकस्मिकता निधि का उल्लेख तो इसमें है। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना है, इसमें 275 में शामिल है। 276 है वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स, तो स्किप कर सकते हैं। वित्त आयोग, अगेन बीबीआई, बहुत ही बीबीआई बहुत बार सवाल ये आ चुका, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 280 है, लेकिन अगर पूछ दे किस भाग में है तो भाग 12 आपको टिक आउट करना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख अनुच्छेद 281 में। 292 में क्या, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार किस आर्टिकल के तहत उधार लेती है, किसी अन्य संस्था से, देश से भी कह सकते हैं, 292 के तहत। अनुच्छेद 293 क्या है, राज्य सरकार द्वारा उधार लेने का प्रोविजन है, तो आसानी है याद करना, 292 में भारत सरकार और 293 में राज्य सरकार। 298 में क्या, व्यापार करने का अधिकार, तो ये गलत, ये स्किप कर सकते हैं। 299 में क्या, संविधाएं, इसे भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाग 12 में संपत्ति का अधिकार रख दिया गया 301 के तहत, ठीक है, हटा दिया गया था, कौन सा, संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए भाग 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि 101 से 307 तक है। तो इसमें भाग 13 में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही आर्टिकल है, भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो 301 के तहत, ठीक है। भाग 14 है, 308 से लेकर 323 तक इसमें उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों की सेवाओं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तें, इसमें दिया गया 309 के तहत। 312 अगेन बीबीआई, मोस्ट बीबीआई, बहुत बार सवाल आ चुका है। 312 में क्या, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया 312 आर्टिकल के तहत। 313 क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध, इसमें किया गया अनुच्छेद 313 में। 315 क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख, मोस्ट बीबीआई पॉइंट है ये, ठीक है, कि अनुच्छेद 315 के तहत क्या है, तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो याद रखना है 315। और अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख बोले तो 312, मैं हटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गिचबिच हो चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब बीबीआई है। चलिए 216 क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 316। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, वो है भाग 14A, मोस्ट बीबीआई फैक्ट्स है, याद रखना है, भाग 14A। भाग 14 एक जो है
ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है भाग 14A। और इसे कब शामिल किया गया, ये सवाल बनता है कि भाग 14 को कब शामिल किया। ठीक है, तो भाग 14 को कब शामिल किया दोस्तों, 1 मिनट तो मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो इस भाग 14, तो भाग 14A को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, जो कि ट्रिब्यूनल्स है। जैसे आपने सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में किया गया था, तो इसी आर्टिकल के तहत किया गया था। इस भाग को कब शामिल किया गया, तो याद रखना 57वां यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसी के तहत जो है ये भाग 14A को जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 301 ऐड किया गया, इसमें भाग 14A बनाया गया और उसमें एक अनुच्छेद 323A ऐड किया गया। और ये किससे, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है ये संशोधन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। फिर है भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, बहुत बार ये आर्टिकल आ चुका है। अनुच्छेद 324 से लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। मोस्ट VVI और भी VVI लगा लीजिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 329 क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है अनुच्छेद 329 में। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ये सब आर्टिकल है। फिर है भाग 16, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब के लिए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 380। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अब तो आंग्ल भारतीय नहीं है, अब हटा दिया गया इन्हें, तो अनुच्छेद 331 भी याद रख सकते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है 331 के तहत। 332 क्या है आर्टिकल, तो विधानसभा, यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, एक गैपिंग करके 32 पे आएंगे, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। तो इजी है याद करना, एक गैपिंग 330 याद है, तो 32 एक छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है। 333 बोले तो यहाँ 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, तो यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये भी याद करना आसान है। अब यहाँ से आर्टिकल बहुत सारा आ रहा है एग्जाम में, याद रखना है। 338 क्या है, तो 338 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है 338 में। और 338A में क्या है, राष्ट्रीय बोला, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है 338A में। 338B में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है 338B में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और 341 क्या है, अनुसूचित जातियों का इसमें उल्लेख किया गया। और 342 में जो है क्या किया गया, अनुसूचित जनजातियों का इसमें उल्लेख किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखना है, भाग 16। ठीक है, अब भाग 17 की ओर बढ़ते हैं, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सबसे पहले भाग 17 जो है राजभाषा का उल्लेख है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 343 से 351। जैसे अनुच्छेद 343 है कि संघ की राजभाषा का इसमें उल्लेख है कि संघ की राजभाषा क्या होगा। 344 है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन इसमें किया गया। राज्यों की राजभाषा का उल्लेख 345 में। 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की जो राजभाषा होगा वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 346। अनुच्छेद 347 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य का जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कामों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकता है।
348 क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाले मोस्ट वीवीआई फैक्ट से हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको 348 को। अनुच्छेद 349 क्या है कि संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 350 क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। और 350 इसके अलावा 350 का भी ये कहा गया है क्या कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है 350 क में। और अगेन इम्पॉर्टेंट 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर है भाग 18 जो कि हमारा आपातकाल से है 252 से 260। तो 252 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है, कौन करेगा, राष्ट्रपति। 53 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन, सभी को मालूम होगा कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 358 क्या है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन का उल्लेख इसमें है, ठीक है। 20-21 को छोड़कर जो है दोस्तों सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, मतलब आपातकाल के दौरान। तो अनुच्छेद 359 के आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन इसमें दिया गया है। और 360 जो है आ रहा है इधर सवाल, वित्तीय आपातकाल के बारे में इसमें उपबंध है। भाग 19 क्या है, तो भाग 19 यहाँ पर है राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्यपालों का इसमें संरक्षण। अनुच्छेद 364 क्या है, महापतन, तो आप स्किप भी से कर सकते हैं, कोई बढ़िया बात नहीं है। भाग 20 क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया संविधान संशोधन, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से हमने एडॉप्ट किया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया दोस्तों, जिसका उल्लेख किसमें, तो भाग 20 में है, ठीक है। भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में है ये सब आर्टिकल दिए गए, जैसे राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की ये शक्ति दिया गया 369 के तहत। 370 में क्या, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है, सभी को मालूम होगा। आर्टिकल 370 तो अब तो निरस्त हो गया है, मतलब इफेक्ट में नहीं रहा है। 371 क्या है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान है, वीवीआई कर लेंगे इसको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है 376 में। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें उपबंध है। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें उपबंध है। आते हैं भाग 22 और ये जो है हमारा लास्ट भाग भी है। अगर वर्तमान में मैं आपसे पूछूं कि भाग कितना है, तो 25 भाग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब संविधान बनाता था तो 22 भाग था, लेकिन वर्तमान समय में भाग की कितना संख्या है, तो 25 है, 22 नहीं आपको टिक आउट करना है। और 22वां भाग में जो दिया गया वो क्या है, तो संक्षिप्त नाम का वर्णन है। और 395 जो अनुच्छेद है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आज हम लोगों ने दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, उसको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।